एक सरकारी हॉस्पिटल की शांत से दिखने वाली पोस्टमार्टम रूम, जहां रोज लाशें आती है और सच चुपचाप दबा दिया जाता है। लेकिन जब एक खास शव डॉक्टर के टेबल पर पहुंचता है तो ये सिर्फ एक पोस्टमार्टम नहीं रह जाता। उस शरीर के साथ जुड़े कुछ संकेत सामने आते हैं जो कि एक खतरनाक रहस्य की तरफ इशारा करने लगते हैं। जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, हॉस्पिटल, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच छुपे हुए काले राज उभरने लगते हैं। हर नया सुराग बताता है कि ये मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी चाल का हिस्सा है। समय कम है, खतरा करीब है और हर गलत कदम किसी न किसी की जान ले सकता है। अब सवाल यह है, क्या सच्चाई वक्त रहते सामने आ पाएगी या फिर ये लाश अपने साथ कई और जिंदगियों को भी खामोशी से ले डूबेगी? यही देखेंगे हम आज की दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। इसके एंडिंग में जो ट्विस्ट रिवील होता है, इसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर सलीम रहमान से। वो आधी रात को अपने हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है और अब यहाँ पर इस डॉक्टर को किडनैप कर लिया जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं न्यूज में उसी डॉक्टर की मिसिंग खबर के बारे में बता रहे होते हैं। खैर, अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में मॉर्चरी रूम की तरफ। यहाँ पर हम इंस्पेक्टर माइकल को देखते हैं। उसे कॉल आता है कि जंगल के बीचों बीच किसी की लाश मिली है। माइकल कहता है कि तुम लोग वहीं पर रुको, फिलहाल मैं मॉर्चरी रूम के पास आया हूँ, यहाँ का काम निपटा कर तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता हूँ। फिर वो अंदर मॉर्चरी रूम में जाता है जहाँ पर डॉक्टर भद्रा मौजूद होती है। डॉक्टर भद्रा शहर की एक सीनियर पैथोलॉजिस्ट होती है। पुलिस ने जो एक लड़की की डेड बॉडी इन लोगों को सौंपी थी, तो डॉक्टर भद्रा उसके बारे में ऑफिसर माइकल को बताती है कि सर, आपको इस लड़की के केस के बारे में बारीकी से जांच करनी होगी, क्योंकि इस लड़की के साथ किसी एक लड़के ने नहीं बल्कि कुछ और भी लड़कों ने मिलकर गलत काम किया है। इस लड़की का प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अब ये बात सुनकर माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को पकड़कर उन्हें जान से ही मार दूं या फिर उनका प्राइवेट पार्ट ही कट कर दूं। अब उसके बाद वो डॉक्टर भद्रा से कहता है कि आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ एक क्राइम सीन पर चलना होगा, जिससे कि हमें वो केस इन्वेस्टिगेट करने में काफी मदद हो जाएगी। तो डॉक्टर भद्रा उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं क्राइम सीन पर पहुंच जाने के बाद भद्रा उस लाश को गहराई से ऑब्जर्व करती है। फिर वो बताती है कि माइकल, इसे कहीं और मारा गया है और फिर यहाँ पर लाकर उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया, जिससे कि इसकी ये हालत हुई है। मेरे हिसाब से गाड़ी का टेम्परेचर देखते हुए करीब करीब 5-6 घंटे पहले इस बॉडी पर पेट्रोल डालकर इसे जला दिया गया होगा और तभी पास ही में उन लोगों को पेट्रोल का कैन भी मिल जाता है, जो कि जरूर उस किलर ने इस्तेमाल किया होगा। अब पेट्रोल के कैन पर मिले किलर के फिंगरप्रिंट से पुलिस वाले किलर को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब उसके अगले सीन में हम सीनियर पुलिस ऑफिसर विशाल को देखते हैं और ये मर्डर केस सॉल्व करने के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है। हम देखते हैं वो डॉक्टर भद्रा से मिलके उस डेड बॉडी की डिटेल्स मांगने लगता है। यहाँ भद्रा उसे बताती है कि सर, एटॉप्सी रिपोर्ट के हिसाब से इसे मारने से पहले खूब टॉर्चर किया गया है और साथ ही सुपर इम्पोजिशन मेथड से हमने ये भी बात कंफर्म कर ली है कि ये बॉडी डॉक्टर सलीम रहमान की है, जो 2 दिन पहले गायब हुए थे। अब उसके बाद हम देखते हैं उसी रात एक जर्नलिस्ट अपने फोन में टिकटॉक देख रही होती है, जिसमें एक कांस्टेबल डांस कर रहा होता है। वो नोटिस करती है कि उसके बैकग्राउंड में सलीम रहमान का स्केच बना था। अब अगले दिन न्यूज में ये बात लीक हो जाती है कि वेत्री नाम के एक अपराधी ने जेल में ऐलान किया था कि वो डॉक्टर सलीम रहमान को जान से मार देगा, जिसके चलते उसने जेल की दीवार पर उसकी फोटो बनाई थी। और इधर सच में डॉक्टर सलीम रहमान का मर्डर हो गया। अब उधर सलीम रहमान की मौत की वजह से उसके पिता अली रहमान काफी दुखी हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि उनके बेटे को किसने मारा होगा। अब अगले सीन में इंस्पेक्टर विशाल वेत्री के जेल में जाकर इस मामले की तहकीकात करने लगता है, जहाँ पर वो जेलर से पूछता है कि वेत्री से मिलने के लिए जेल में कौन कौन आता था, जिस पर जेलर उसे कहता है कि वेत्री का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसे तो कोई भी मिलने के लिए नहीं आता था। लेकिन हाँ, चर्च में फादर अक्सर उससे मिलने के लिए आते थे, लेकिन वो बाकी कैदियों से भी मिलते थे और उनके लिए प्रे करते थे। लेकिन सर, मुझे याद है जब फादर लास्ट टाइम वेत्री से मिलने के लिए आए थे तो वो कुछ कह रहे थे कि वेत्री किसी को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। अब उधर जेल में कुछ कैदी वेत्री पर अटैक कर देते हैं और यहाँ वेत्री और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, पर थोड़ी देर में पुलिस वाले वहाँ पर आकर उनका झगड़ा रोक लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर विशाल वेत्री से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने सलीम रहमान का स्केच क्यों बनाया था। इस पर वेत्री उसे कहता है कि ये तुम्हारा काम है, जाओ पता करो। यहाँ दूसरी तरफ सलीम रहमान का पिता अली रहमान अपने बेटे के किलर का पता लगाने के लिए मिनिस्टर से जाकर मिलता है। तो अब यहाँ पर मिनिस्टर सीनियर ऑफिसर विशाल को ऑर्डर देता है कि
वो जल्द से जल्द उस गुनहगार को पकड़े और इसके लिए वो डॉक्टर बद्रा की भी हेल्प ले सकता है ताकि ये केस जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब उसी रात इंस्पेक्टर विशाल डॉक्टर बद्रा से मिलकर इस केस को साथ में सॉल्व करने के लिए हाथ मिलाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर विशाल वेत्री से पूछताछ करने लगता है और वहीं पर डॉक्टर बद्रा बाहर बैठकर वेत्री की रिएक्शन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी कर रही होती है। यहाँ इंस्पेक्टर विशाल वेत्री को सलीम रहमान की फोटो दिखाकर पूछता है कि बताओ ये कौन है, तुमने इसका स्केच क्यों बनाया था, तुम इसे कैसे जानते हो। अब इन सभी सवालों के जवाब वेत्री नहीं देता, वो गुस्से में बस यही कहता है अब तो मैंने इसे मार दिया है। तो इंस्पेक्टर विशाल उसे कहता है कि तुम यहाँ जेल में बैठे बैठे खुद उसे नहीं मार सकते, तो बताओ बाहर रहकर तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। इसमें वेत्री कहता है कि गॉड, वही मेरी मदद कर रहा है। अब उसके बाद ऑफिसर विशाल उसे एंजल नाम की एक लड़की की फोटो दिखाता है और पूछता है कि बताओ ये कौन है। तो उस फोटो को देखते ही वेत्री को मानो एकदम से सदमा लग जाता है, वो एकदम से शांत हो जाता है। अब बाहर बद्रा कहती है कि विशाल, पहले हमें यह पता करना होगा कि ये एंजल कौन है, क्योंकि यही एक सवाल था जिस पर वेत्री गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा दुखी होकर चुप हो गया। अब अगले दिन हम देखते हैं ऑफिसर विशाल और बद्रा वेत्री को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर वेत्री को एंजल की कब्र के पास लाया जाता है, जिसे देखकर वेत्री पूरी तरीके से टूट जाता है। अब वहीं पर बद्रा और विशाल फादर से वेत्री की पास्ट लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो फादर उनसे कहता है कि तुम्हें वेत्री को जानने से पहले एंजल को जानना होगा। तकरीबन 25 साल पहले चर्च में एक छोटी सी बच्ची को कोई छोड़ गया था। हमें वो बच्ची मिली और हमने उसका नाम एंजल रखा, उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो एक दिन वो रोते हुए मुझे बोली कि फादर, स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि उन सभी के डैड है, सिर्फ मेरे ही नहीं है। इस पर फादर ने उसे बोला कि आज से तुम्हारे डैड जीसस है। अब ऐसे ही कई साल बीत गए और एंजल बड़ी हो गई। फिर वो जीसस से प्रे करती कि उसकी लाइफ में भी कोई उसे प्यार करने वाला होना चाहिए। और मानो कुछ ही दिनों में जीसस ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि उसी दौरान चर्च में वेत्री की एंट्री हो गई। शुरुआत में तो इन दोनों में नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और फिर इन दोनों ने शादी भी कर ली। फिर शादी के बाद वो दोनों बहुत ही प्यारी लाइफ बिताने लगे। एक दिन वेत्री ने मुझे आकर बताया कि वो और एंजल माँ बाप बनने वाले हैं, इसलिए उसने कहा कि होने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए और अच्छी कमाई के लिए वो चेन्नई जा रहे हैं। अब यहाँ पर फादर रोने लगता है और कहता है कि वो आखिरी बार था जब मैंने एंजल को देखा था, फिर पता नहीं उसकी मौत कैसे हो गई और वेत्री जेल चला गया। अब इधर वेत्री जेल जाने से पहले चर्च में जाकर प्रे करता है और वहाँ पर जोर जोर से चीखते हुए कहता है कि जिन भी लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उन सभी लोगों को मरना होगा। फिर वेत्री बद्रा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने अपना अगला टारगेट सेट कर दिया है, जल्द ही गॉड उसे भी सजा देंगे। फिर वेत्री एंजल की कब्र पर लिखता है कायन के नक्शे कदमों पर। अब रास्ते में विशाल बद्रा से इसका मतलब पूछता है, जहाँ पर बद्रा उसे बताती है कि बाइबल के हिसाब से कायन दुनिया का पहला मर्डरर था, जहाँ उसने पैसों के लालच के लिए अपने ही भाई को मार दिया था। और उसके बाद से ही जो भी आज तक मर्डर हुए वो कायन के नक्शे कदमों पर चलकर ही हुए या फिर हो गए, ऐसा श्राप गॉड ने कायन को दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये था कि वेट्री के अगले टारगेट से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। अब थोड़ी देर आगे जाते वक्त अचानक ही इनकी गाड़ी पर कोई हमला करता है। असल में यह हमला वेट्री को मारने के लिए किया गया था, लेकिन अब जैसे तैसे करके ऑफिसर विशाल वहां से वेट्री को बचा कर ले जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं बद्रा एंजल की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ती है, जहां उसे पता चलता है कि एंजल के मरते वक्त उसका ट्रीटमेंट जैसे हॉस्पिटल में हुआ था। और दरअसल दोस्तों ये वही हॉस्पिटल था जहां पर डॉक्टर सलीम रहमान काम करता था। अब रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बद्रा ऑफिसर विशाल को इस रिपोर्ट को दिखाते हुए कहती है कि विशाल, इस रिपोर्ट के हिसाब से एंजल का एक्सीडेंट हो गया था जब वो प्रेग्नेंट थी और उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। तो टेक्निकली इसका इलाज जैसे हॉस्पिटल के किसी सर्जन से कराना चाहिए था, लेकिन इसका इलाज तो सलीम रहमान ने किया जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट था। और उसके बाद ही एंजल की ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई। विशाल, अगर मेरी मानो तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तो ये सारी बातें सुनकर विशाल उसे कहता है कि फिर तो हमें इस मामले को और भी अंदर जाकर जांचना होगा, जिसके लिए हमें एक और बार फिर से ऑटोप्सी टेस्ट करना चाहिए। तो बद्रा कहती है कि हाँ बिल्कुल, एक बार मुझे एंजल की दफनाई हुई बॉडी मिल जाए तो फिर मैं उसकी ऑटोप्सी टेस्ट करवा के सारा मैटर जान लूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर विशाल और डॉक्टर भद्रा फादर की मदद से कोर्ट में रिक्वेस्ट डालते हैं कि
एंजल की कब्र खोदकर उसकी बॉडी पर ऑटोप्सी टेस्ट करने के लिए परमिशन दी जाए। तो इसके चलते उनको कोर्ट से परमिशन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों रास्ते में कुछ लोग फादर पर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिसमें कि फादर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और यहाँ पर भद्रा विशाल से कहती है कि विशाल, जरूर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम दोबारा से ऑटोप्सी टेस्ट करें, जिससे कि एंजल और वेट्री की सच्चाई दुनिया के सामने आए। इसलिए उन लोगों ने फादर को मारने की कोशिश की होगी। विशाल, मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग एंजल की कब्र के साथ भी कुछ गलत करने की सोचेंगे और वो ये सब कुछ हमें रोकने के लिए करेंगे। और दोस्तों वैसा ही होता है। जब विशाल और भद्रा एंजल की कब्र के पास पहुंचते हैं तो वहां पर तो पहले से कुछ लोग कब्र को खोद रहे थे। विशाल उन लोगों को देखकर तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है, उन्हें मारपीट कर वहां से भगा देता है और इसी दौरान वो उनमें से एक आदमी को भी अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर ये लोग कलेक्टर और मीडिया के सामने एंजल की कब्र को खोदकर उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। फिर भद्रा उसकी बॉडी पर ऑटोप्सी टेस्ट करती है। तो ऑटोप्सी टेस्ट करते ही भद्रा के सामने कुछ ऐसे सच आते हैं जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर भद्रा ऑफिसर विशाल को प्राइवेट में बुलाकर उसे बताती है कि विशाल, जो ऑटोप्सी टेस्ट मैंने एंजल की बॉडी पर की है वो पहली ऑटोप्सी थी, यानी कि इससे पहले उसकी बॉडी पर कोई भी ऑटोप्सी टेस्ट नहीं की गई थी, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि जेसी हॉस्पिटल की ऑटोप्सी रिपोर्ट फेक है। और उससे भी बड़ी बात यह कि एंजल की बॉडी से उसका हार्ट गायब है। विशाल भी ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। अब अगले दिन डॉक्टर भद्रा और विशाल इस सब मैटर को अच्छी तरीके से समझने के लिए उस बहुत बड़े जेसी हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी वहां पर भद्रा की नजर वहां पे एक बोर्ड पर पड़ती है जहां डॉक्टर अब्राहम एबिल नाम लिखा हुआ था। तो एबिल का नाम देखते ही भद्रा समझ जाती है कि जरूर वेत्री का अगला निशाना यही होगा, क्योंकि बाइबल के हिसाब से कायन ने अपने ही जिस भाई को मारा था उसका नाम एबिल था। तो कायन के नक्शे कदमों पर इसका मतलब कायन की तरह ही एबिल को मारना। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर अब्राहम एबिल की मौत नजदीक आती है और वेट्री उसका स्केच भी जेल में बना लेता है। अब रात में डॉक्टर भद्रा और विशाल डॉक्टर एबिल से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर ये लोग एंजल के केस के बारे में बात करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में विशाल कहता है कि सर, हमने एंजल की ऑटोप्सी रिपोर्ट करवाई जिसमें कि हमें आपके हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इस पर डॉक्टर एबिल विशाल की बात काटते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब आप लोग हम पर ऑर्गन ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हो। जिस पर विशाल कहता है कि हमने तो ऑर्गन ट्रेडिंग की बात की भी नहीं, तो इसके बारे में आपको कैसे पता। तो दरअसल दोस्तों अब डॉक्टर एबिल अपनी ही बातों में फंस चुका था, लेकिन वो इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाता और कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद विशाल और भद्रा वहां से बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी भद्रा अपना फोन अंदर ही भूल गई थी, जिसे लेने के लिए वो दोबारा से अंदर जाती है। वो अंदर जाकर फोन वापस लेकर आती है। फिर भद्रा विशाल से कहती है कि विशाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कोई हम पर नजर रख रहा है और उस डॉक्टर एबिल पर भी। अब तभी अचानक डॉक्टर एबिल के कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने एबिल को शूट करके मार दिया है। तभी वहां पर मास्क लगाया हुआ एक आदमी डॉक्टर एबिल के कमरे से भाग रहा होता है। विशाल और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन वो मास्क पहना हुआ बंदा उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हमें उस मास्क वाले आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और दरअसल दोस्तों ये भद्रा के मॉर्चरी में काम करने वाला एक काली नाम का बंदा होता है। अब अगले दिन ऑफिसर माइकल विशाल से कहता है कि सर, उस दिन एंजल की कब्र को इलीगल तरीके से खोद रहे लोगों में से हमने जिसे अरेस्ट किया था उससे मैंने मारा पीटा, बहुत टॉर्चर किया, तो फिर अब वो मनी ही नाम ले रहा है। तो यहाँ पर विशाल उससे पूछता है कि ये मनी कौन है, जाओ उसे अरेस्ट करके लेकर आओ। तो माइकल कहता है कि सर, ये मनी बहुत ही खतरनाक इलाके में रहता है, आज तक जो भी पुलिस वाला वहां पर गया वापस नहीं लौटा। तो अब इस पर विशाल और माइकल एक प्लान बनाते हैं। ये दोनों सफाई वाले की ड्रेस पहनकर मनी के इलाका में घुस जाते हैं और जैसे तैसे करके उसे पकड़कर उठाकर ले आते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम भद्रा को देखते हैं जो कि कोर्ट में अपील करती है कि वेत्री को 5 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाए। भद्रा यहाँ पर कुछ सबूतों को भी पेश करती है और जज उसे परमिशन दे देती है। अब भद्रा जज की परमिशन लेकर वेत्री को सबके सामने एक सवाल करती है, क्या तुम्हारा सफर यहीं खत्म हुआ या अभी भी किसी को मारना बाकी है। जिस पर वेत्री कहता है कि अगला और आखिरी टारगेट वो है जिससे मेरी एंजल का हार्ट मिला। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर विशाल को देखते हैं, वो उस मनी को मार पीट कर टॉर्चर करता है और उसे जो बातें पता है वो बताने के लिए कहता है। तो यहाँ पर मनी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है। दरअसल दोस्तों जब एंजल प्रेग्नेंट थी और वेत्री उसे बाइक से हॉस्पिटल से घर ले जा रहा था, तभी वहां पर मनी अपने साथियों के साथ बाइक पर आता है
और एंजल के गले से चेन खींचकर चोरी करने की कोशिश करता है। अब ये सब कुछ इतना अचानक हो जाता है कि एंजल बाइक से रोड पर नीचे गिर जाती है। वेट्री भी रोड पर गिर चुका था, लेकिन यहाँ एंजल को काफी चोट आ गई थी। अब वेट्री गुस्से में मनी के दूसरे साथी को जैसे तैसे पकड़ता है, उसे मारने पीटने लगता है। लेकिन इसी बीच वो आदमी बचने के लिए भागता है, पर ट्रक के आगे आकर कुचला जाता है और इसी वजह से वेट्री को जेल हो गई थी और वो मनी तो वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, तो लोगों के बुलाने पर एम्बुलेंस एंजल को जैसे हॉस्पिटल ले जाती है। हम देखते हैं कि एंजल बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं बद्रा वेट्री से पूछती है कि तुम उस आदमी को मारना चाहते हो जिससे एंजल का हार्ट मिला, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ बताया किसने? कहीं फादर ने तो नहीं? और दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर फादर इसलिए बार बार जेल जाता था ताकि वो वेत्री को इंसाफ दिला पाए। यहाँ फादर वेत्री से कहता है कि वेत्री तुम चिंता मत करो, गॉड तुम्हारी मदद के लिए आ चुके हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों असल में अपने अगले टारगेट को चुनना और उसका चेहरा बनाना, ये सब कुछ वेट्री फादर के कहने पर कर रहा था। अब यहाँ पर बद्रा विशाल से कहती है कि विशाल भले ही फादर ने वेट्री की मदद की हो, लेकिन जब से फादर पर किसी ने हमला किया है और वो आईसीयू में है, लेकिन उसके बाद भी वेट्री के टारगेट मारे जा रहे हैं, यानी कि कोई तीसरा भी है जो इन सब में मदद कर रहा है। और वो कौन है यह हमें जल्द ही पता लगाना होगा, क्योंकि वही आदमी किलर है और मुझे लगता है कि वो हमारे ही बीच का कोई है। अब उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम काली को देखते हैं जो कि मॉर्चरी रूम में एक डेड बॉडी को देखकर रो रहा था। अब यहाँ पर हमें काली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि काली की 2 बेटियां थी और काली जिस डेड बॉडी को देखकर रो रहा था उसका नाम प्रिया था और वो उसमें से एक बेटी थी जो कि जैसे हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। अब वो प्रिया एक दिन हॉस्पिटल में जाती है जहां उसी दिन एंजल का एक्सीडेंट के बाद सर्जरी होना था और वहां पर प्रिया की ड्यूटी थी। अब सर्जरी के बाद घर पर जाकर प्रिया अपने पिता काले के सामने फुट फुट कर रोने लगती है। यहाँ पर वो बताती है कि आज एंजल नाम की प्रेग्नेंट लेडी की सर्जरी थी जहां पर डॉक्टर सलीम रहमान ने सर्जरी की, लेकिन उन्होंने एंजल की जान की परवाह किए बिना उसके पेट को काटा और बच्चे को बाहर निकाला जो कि मरा हुआ था और मुझे उसे फेंकने के लिए कहा। ये सब कुछ देखकर मैं घबरा गई थी। मैं उसे फेंकने के लिए गई थी, लेकिन तभी अचानक वो बच्चा रोने लगा, यानी कि वो बच्चा जिंदा था। अब मैं डर गई कि कहीं अंजलि की तरह ही डॉक्टर सलीम इस बच्चे को भी मार ना दे, इसलिए मैं उस बच्चे को अपने साथ घर ले आई। अब काली और प्रिया उस बच्चे को फादर के पास ले जाते हैं, तो फादर को ये सब कुछ पता चलने के बाद वो कहते हैं कि जिन भी लोगों ने इस बच्चे को अनाथ किया है, इसे उसकी माँ छीनी है, उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। अब यहाँ से हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर बद्रा और विशाल को पता चलता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए फादर की मौत हो गई। अब बद्रा विशाल से कहती है कि विशाल हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसे एंजल का हार्ट लगाया गया, क्योंकि वेट्री का अगला टारगेट वही है। इसलिए ये लोग न्यूज में ये बात जारी कर देते हैं कि एंजल के ऑपरेशन वाले दिन जिन जिन लोगों को हार्ट लगाया गया था वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस स्टेशन आ जाए। लेकिन अब उसके बाद हम देखते हैं अली रहमान के कहने पर मिनिस्टर विशाल का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर कर देता है और वो जो वेत्री का केस हैंडल कर रहा था उसे सीआईडी को सौंप देता है। अब विशाल मिनिस्टर के पास जाकर इसके बारे में पूछता है तो वहां पर मौजूद अली रहमान उसे कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि तुमने अंजलि की हार्ट ट्रांसप्लांट की बात मीडिया में बता दी। और अब यहाँ पर अली अपना जुर्म कबूल करता है और हंसते हुए कहता है कि एंजल का हार्ट हमने ही 2 करोड़ में बेचा। और दोस्तों यहाँ पर हमें यह भी बात पता चलती है कि जेल में वेट्री पर अटैक करने वाला, फादर के ऊपर गोली चलाने वाला, उस रात एंजल की कब्र पर इलीगल तरीके से खुदाई करने वाला और कोई नहीं अली रहमान ही था। अब इंस्पेक्टर विशाल यहाँ पर हंसते हुए उसे कहता है कि मैं तुमको एक मजे की बात बताऊं, वेट्री का अगला टारगेट वो नहीं है जिसे एंजल का हार्ट मिला, बल्कि उसका अगला और आखिरी टारगेट है अली रहमान तुम। अगर तुम खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। अब उसके बाद इंस्पेक्टर विशाल बद्रा के पास जाकर उसे कहता है कि इस सिस्टम में ईमानदारी से काम करना इम्पॉसिबल है, इन लोगों ने मेरा ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर कर दिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं अली रहमान अपनी गाड़ी से घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन दोस्तों उसकी कार के अंदर काली छुपकर बैठा था और अब वो यहाँ पर अली को किडनैप कर लेता है। उसे एक जगह पर ले जाता है तो अली उसे कहता है कि क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी अचानक पीछे से अली को कोई लात मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम उस शख्स को देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बद्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि सलीम रहमान और एबिल को मारने वाली बद्रा ही थी।
बद्रा यहाँ पर अली रहमान को अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाती है। असल में बद्रा एक सीनियर पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाते भी थी। इसी के चलते एक दिन वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही थी और वो भी मरे हुए लोगों के ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में। वो अपने स्टूडेंट को मरे हुए लोगों के ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में स्टडी करने के लिए कहती है और इसी बीच के दौरान उसके हाथ एंजल की ऑटोप्सी रिपोर्ट लगती है। अब बद्रा जब एंजल की फोटो देखती है तो वो काली से कहती है कि अरे इसे तो मैं जानती हूँ। अब सीन यहाँ से कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन बद्रा और एंजल की मुलाकात किसी बस स्टॉप पर हुई थी और इत्तेफाक से दोनों को सेम बस में सेम सीट मिल जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों बातचीत करते हुए जाने लगती है, जहाँ पर एंजल बद्रा को बताती है कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ और साथ ही वो उसे एक लॉकेट दिखाती है जिसके एक साइड में वेत्री और एंजल की फोटो होती है और दूसरी साइड खाली थी। तो बद्रा के उस खाली जगह के बारे में पूछने के बाद एंजल उसे बताती है कि दीदी जब मेरा बच्चा होगा तो उसकी फोटो मैं इसमें लगाऊंगी और फिर इस लॉकेट को पहनूंगी। अब थोड़ी देर बाद एंजल का स्टॉप आ जाता है और वो उतरकर घर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद बद्रा नोटिस करती है कि एंजल अपना लॉकेट यहीं बस में भूल गई है और दोस्तों अभी तक वो लॉकेट बद्रा के पास ही होता है। अब यहाँ पर काली ये सब कुछ बात जानने के बाद बद्रा को एंजल की मौत कैसे हुई ये बताता है। अब बद्रा काली के घर पर जाकर एंजल की बेटी और प्रिया से मिलती है। अब काली और प्रिया बद्रा को लेकर एंजल की कब्र के पास जाते हैं, जहाँ पर फादर फिर से वही कहते हैं कि एंजल को न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो अब इस पर बद्रा प्रिया से कहती है कि देखो तुम जैसे हॉस्पिटल में काम करती हो इसीलिए तुम छुपकर सलीम रहमान के केबिन में जाओ और एंजल जैसी कई बेगुनाहों के साथ ऐसा गलत काम हुआ है तो उस सलीम के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट और सबूत हासिल करो। फिर हम इस घटना से जुड़े हुए सभी लोगों का पर्दाफाश करेंगे, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर उन्हें जेल भेज देंगे। अब बद्रा के कहने के मुताबिक प्रिया चुपके से सलीम के केबिन में जाकर कंप्यूटर से सारे डॉक्यूमेंट कॉपी कर लेती है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर एन मौके पर सलीम आ जाता है। प्रिया छुपने की कोशिश करती है लेकिन अफसोस वो पकड़ी जाती है। अब गुस्से में सलीम प्रिया की बॉडी पर एसिड डालकर उसे पूरी तरीके से जला देता है और सलीम बाहर ये प्रूव करता है कि प्रिया के साथ ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। अब ट्रीटमेंट के दौरान बद्रा उसे मिलने के लिए जाती है तो प्रिया मरने से पहले अपनी आंखों की मदद से बद्रा को वो 3 गुनहगार होते हैं, डॉक्टर सलीम रहमान, डॉक्टर अब्राहम एबल और अली रहमान, और इतना कहते ही प्रिया की मौत हो जाती है। अब प्रिया की मौत को देखकर बद्रा पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि वो प्रिया की मौत की जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी, क्योंकि आखिरकार बद्रा ने ही उसे सलीम के रूम में जाकर सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा था। अब उसके बाद बद्रा काली और फादर के साथ मिलकर उन 3 लोगों को मारने का प्लान बनाती है, जहां पर बद्रा सबसे पहले फादर को बताती है कि आप वितरी से मिलकर उसे बताओ कि गॉड ने उसकी बात सुन ली है, अब से एक एक करके वो तीनों लोग मरेंगे। फिर पुलिस को फंसाने के लिए हर मर्डर के पहले उसे मरने वाले आदमी की तस्वीर बनानी होगी, जिससे कि पुलिस का ध्यान इन्हीं सब बातों में बटा रहे। और सबसे जरूरी बात, वेत्री को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि इन सब के पीछे मैं हूँ। इस तरह से बद्रा सबसे पहले सलीम रहमान को काली की मदद से किडनैप करती है। फिर वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और जंगल के बीचों बीच ले जाकर जला देती है और उस जगह पर पास में पेट्रोल की बोतल भी फेंक देती है, जिस पर बद्रा ने मॉर्चरी रूम में किसी मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स चिपका दिए थे ताकि पुलिस उन फिंगरप्रिंट को ढूंढते हुए उलझी रहे। उधर दूसरी तरफ अब्राहम एबिल के केस में जब बद्रा अपना छूटा हुआ फोन वापस लाने के लिए जाती है, तभी दोस्तों बद्रा ने साइलेंट गन से उस एबिल को शूट करके मार दिया था। फिर वो तुरंत ही उस रूम में एक डिवाइस छुपा देती है जिससे कि 5 मिनट बाद बंदूक चलाने की आवाज निकले और तब तक यहाँ पर बद्रा नीचे विशाल के साथ होती है। जब इंस्पेक्टर विशाल बंदूक की आवाज सुनकर ऊपर जाता है तब फिर से उसे कंफ्यूज करने के लिए काली मास्क लगाकर वहां से भागने का नाटक करता है। इस पर इंस्पेक्टर विशाल और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और उधर बद्रा पीछे से फिर से वो डिवाइस हटा देती है ताकि यहाँ पर पुलिस को सबूत के तौर पर कुछ भी न मिले। और इस तरह से बद्रा ने बिना पता लगाए एंजल के 2 कातिलों को ऊपर पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर ये सारी कहानी सुनने के बाद बद्रा अली रहमान को तड़पा तड़पा कर मार देती है। अब उसके बाद एंजल की ऑटोप्सी जो बद्रा ने की थी वो काम हो जाने के बाद फिर से एंजल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहाँ पर वेत्री उसे देखकर खूब रोता है। तभी बद्रा वहाँ पर आकर वेत्री को एंजल की वो लॉकेट देती है। वेत्री जैसे ही वो लॉकेट ओपन करता है तो उसके एक साइड में उसकी खुद की और एंजल की फोटो थी और दूसरी साइड में उसके बच्चे की। उस फोटो को देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है, जिसे दोस्तों बद्रा इतने दिनों तक पाल रही थी। फिर कहानी के एंडिंग सीन में हमें बद्रा के मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है।
यहाँ पर बद्रा अपने स्टूडेंट को कड़ावर का मतलब समझाती है। कड़ावर का मतलब होता है जो लोग अपनी बॉडी को मेडिकल स्टडी के लिए डोनेट करते हैं। अब इधर मीडिया में अली रहमान की मिसिंग न्यूज दिखाने लगते हैं, तो वही दूसरी तरफ फेक फिंगरप्रिंट का पीछा करते हुए पुलिस अभी भी सलीम रहमान और एबिल की किलर को पकड़ने में लगी होती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।